तो हम लोग 94 तक हल कर चुके थे। अब देखते हैं 95 से। तो अनिल, विनय और चिन्मय के बीच में 200 रुपये बांटे गए। विनय को चिन्मय से 50% अधिक रुपए प्राप्त हुए और अनिल को विनय से मिले धन के 150% से 10 रुपये अधिक प्राप्त हुए। अनिल को कितना धन प्राप्त हुआ? आसान सवाल है, बस जैसा ये कहता जा रहा है आप लोग वैसा करते जाइए, आप लोग का उत्तर आ जाएगा। 3 व्यक्ति हैं, अनिल, विनय और चिन्मय। हम लोग मान लेते हैं कि चिन्मय को यक्ष मिल रहा है। सवाल में कह रहा है कि विनय को चिन्मय से 50% अधिक मिला। ठीक है, विनय को चिन्मय से 50% अधिक मिला, यानी अगर चिन्मय को यक्ष मिल रहा है और विनय को इससे 50% अधिक मिल रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा यक्ष का 150%। परसेंट हटा नीचे 100 आ गया, यानी विनय को यक्ष का 150% मिलेगा, है ना। 50 से 3 में 50 से 2, विनय को मिल जाएगा 3 यक्ष बटे 2। अगर आप लोग को ऐसे समझ में ना आया हो, मैं आप लोग को एक दूसरा भी बता दे रहा हूँ। देखिए, विनय को चिन्मय से 50% अधिक मिला है, इसका मतलब है विनय को जितना चिन्मय को मिला है उतना तो मिलेगा ही, यानी यक्ष तो मिलेगा ही, और यक्ष का 50% और मिलेगा। यक्ष का 50% यानी यक्ष का आधा ही होगा, यानी यक्ष बटे 2, है ना। यक्ष का 50%, इसका मतलब इसका आधा ही है। तो इसको भी आप लोग जोड़ेंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 यक्ष प्लस यक्ष जोड़ेंगे 3 यक्ष बटे 2। ऐसे भी देखिए वही आ रहा है। ठीक है, चाहे आप लोग सीधा यक्ष का 150% कर दीजिए, या आप लोग यक्ष का 50% करके यक्ष में जोड़ दीजिए, तो वो भी उसका तो विनय का हो जाएगा। अब देखिए आगे कह रहा है कि अनिल को विनय से मिले धन के, विनय से मिले धन के यानी 3 यक्ष बटे 2, ये विनय से मिले धन के 150%, यानी 3 यक्ष बटे 2 के 150%। ठीक है, यही कह रहा है तो आप लोग यही करते जाइए। 150%, ये परसेंट हटा नीचे 100 आ गया, पे 10 रुपये अधिक प्राप्त हुआ, यानी 3 यक्ष बटे 2 के 150% से 10 रुपये इसको अधिक प्राप्त हुआ। 10 और जोड़ देंगे, 50 से काटेंगे तो 3 बार और ये 2 बार। तो अनिल को कितना मिल रहा है? 3 तिरिक का 9 यक्ष, 9 यक्ष बटे 2 दूनी 4 प्लस 10, है ना। ये मिल रहा है अनिल को। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, अनिल, विनय और चिन्मय का, ये बराबर हो जाएगा 200 के। ठीक है, यानी 9 यक्ष बटे 4 प्लस 10 प्लस 3 यक्ष बटे 2 प्लस यक्ष बराबर किसके हो जाएगा? 200 के। तो सभी का एलसीएम आ जाएगा 4। तो यहाँ से आ जाएगा ये, एक सेकेंड थोड़ा सा और अच्छे से, एलसीएम सभी का आ जाएगा 4। ये एक बार जा रहा तो हो जाएगा 9 यक्ष प्लस इधर हो जाएगा, इसके भी नीचे 1 है, 1 चौके 4 और 4 दाम में 40 प्लस 2 दूनी 4 और 2 3 6 यक्ष, इसके भी नीचे 1 ही है, 1 चौके 4 यानी ऊपर हो जाएगा 4 यक्ष बराबर हो जाएगा। इधर जुड़ेगा यक्ष यक्ष, तो 9 6 15 यक्ष, 15 4 19 यक्ष हो जाएगा। इधर जाके 4 दूनी 800 हो जाएगा, और ये 40 जाके इधर माइनस हो गए, माइनस का 40, 19 यक्ष बराबर हो जाएगा 760। तो यक्ष बराबर हो जाएगा 19 चौक 76, यक्ष बराबर 40 आ जाएगा। तो यक्ष का मान कितना आ गया? 40। अब पूछा क्या है, अनिल को कितना धन प्राप्त हुआ? तो ये बताइए अनिल को कितना मिल रहा है? 9 यक्ष बटे 4 प्लस 10। ठीक है, ये है ये वाला है अनिल को प्राप्त हुआ धन। यहाँ पर यक्ष का मान रख देंगे, अनिल को जितना धन मिला उतना आ जाएगा। 9 गुणे 40 बटे 4 प्लस 9 चौक 36, 360 बटे 4 प्लस 10, 4 9 36 यानी 90 प्लस 10 यानी 100। अनिल को कितना मिल रहा है? 100 रुपये। वैसे अगर विनय का निकालना है तो यहाँ पर यक्ष का मान रख देंगे, और चिन्मय का, तो चिन्मय को तो 40 रुपये ही मिल रहा है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखिए ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया था और बढ़िया सवाल था, थोड़ा सा लेंदी था। अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है। इनके व्यय का अनुपात 2:1 है, सॉरी 2:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक यानी हर व्यक्ति प्रति माह 6,000 रुपये बचाता है तो अमर की आय ज्ञात कीजिए। इसको आप लोग रेशियो से भी लगा सकते हैं और यक्ष से भी लगा सकते हैं। देखिए हम लोग मान लेते हैं अमर की आय कितनी है?
5x, और कोमल की आय कितनी हो जाएगी 4x। ठीक है, ये बताइए आय में से अगर ये 600 रुपये बचा 6,000 जो है बचा रहा है, अगर टोटल आय में से 6,000 घटा देंगे यानी उसकी जो बचत है, ठीक है, बचत कितनी है 6,000, अगर आय में से बचत घटाएंगे तो क्या वो बराबर हो जाएगा खर्च के? बिल्कुल होगा। 5x में से 6,000 ये भी बचा रहा है यानी घटा दे रहे हैं, और 4x इसकी भी इनकम है, इसमें भी 6,000 घटा देंगे, क्या ये बराबर हो जाएगा व्यय के यानी खर्च के? बिल्कुल हो जाएगा। तो हो जा रहा है 2:1। ठीक है भाई, इनकम में से बचत घटा देंगे तो वो भी बराबर हो जाएगा खर्च के, है ना। दोनों 6,000 बचा रहे हैं, इनकम 5x 4x, दोनों में 6,000 घटाया गया तो हो गया 2/1। यहाँ से हल करेंगे तो आ जाएगा 5x माइनस 1 गुणा इसमें होगा 6,000 बराबर 2 चौक 8x माइनस 2 छंग 12,000। इधर जाके माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा माइनस का 3x, इधर जाएगा तो हो जाएगा कितना प्लस का 6,000, तो कितना आ जाएगा माइनस का 6,000। ठीक है, माइनस 6,000 इधर जाएगा तो माइनस का और प्लस का 6,000 हो जाएगा। ठीक है, घटेगा आ जाएगा माइनस का 6,000, काटेंगे तो इसको आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 2,000। x का 2,000 आ गया तो पूछा है अमर की आय कितनी है, तो अमर की आय कितनी है 5x, अमर की आय हो जाएगी 5 गुणे 2,000, x का मान रख दिए तो हो जाएगी। ये तो इसका x वाला तरीका है, और इसका दूसरा वाला तरीका यानी जो रेशियो वाला है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये बताइए आय का रेशियो कितना है 5:4। ठीक है, और व्यय का रेशियो क्या है, व्यय का रेशियो है 2:। ये बताइए इन दोनों का अंतर कितना है 3:, और इन दोनों का अंतर कितना है 3:। और ये बताइए क्या दोनों प्रतिमाह 6,000 बचा रहे हैं? बिल्कुल, दोनों प्रतिमाह जो है 6,000 बचा रहे हैं, है ना। अगर दोनों प्रतिमाह 6,000 बचा रहे हैं और दोनों के रेशियो में समान चेंज हो रहा है, ठीक है, दोनों के रेशियो में समान चेंज हो रहा है यानी 3 रेशियो का चेंज हो रहा है, इसका मतलब है आप लोग कह सकते हैं कि 3 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 6,000 हो जाएगा, है ना। 3 रेशियो बराबर 6,000 हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 3 दूना और 2,000। ठीक है, इस टाइप के सवाल जो है मैंने पिछली क्लास में बता चुका हूँ, तो आप लोग चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, तो आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, 5 से 2 रेशियो हो गया, क्यों? क्योंकि 6,000 वो बचा रहा है। 4 से 1 हो गया, इसमें भी 6,000 बचा रहा है इसलिए 1 हो गया, तो यहाँ भी अंतर 3 आ रहा है, यहाँ भी 3, और यहाँ भी 6,000 बच रहा है और यहाँ भी 6,000 बच रहा है, इसलिए 3 रेशियो बराबर 6,000, तो 1 रेशियो बराबर 2,000। अमर की आय पूछा है तो अमर की आय है 5 रेशियो, तो 1 रेशियो बराबर 2,000, तो 5 रेशियो बराबर 7,000, है ना। ऐसे भी उत्तर आप लोग का आ जाएगा, चाहे आप लोग यक्स से लगाइए चाहे रेशियो से। देखिए ये यक्स वाला तरीका तो आप लोग इस टाइप के या इससे अलग भी रहेगा ना तो हर सवाल में लगा पाएंगे, लेकिन ये रेशियो वाला जो तरीका है ना इसको आप लोग हर सवाल में नहीं लगा पाएंगे, इसलिए आप लोग बेसिक पे हमेशा ज़्यादा जोर दिया करिए। वरुण और अनिल की आय का अनुपात 12:13 है और उनके व्यय का अनुपात 10:13 है। यदि वरुण और अनिल क्रमशः 2,100 रुपये और 1,300 रुपये की बचत करते हैं तो क्रमशः उनकी आय ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें रेशियो वाला तरीका नहीं लगेगा क्योंकि दोनों अलग अलग जो है बचत कर रहे हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग बचत कर रहे हैं इसलिए इसमें रेशियो वाला तरीका बिल्कुल नहीं लगेगा। हम लोग मान लेते हैं कि उनकी आय का अनुपात कितना है, वरुण और अनिल, उनकी आय हम लोग मान लेते हैं कि 12x है और 13x। ठीक है, तो हम लोग 12x अपॉन 13x, देखिए वरुण कितना बचा रहा है 2,100 यानी इनकम 12x है, अगर 12x में से उसकी बचत को घटा देंगे क्या वो बराबर हो जाएगा उसके खर्च के? बिल्कुल हो जाएगा, है ना। खर्च यानी व्यय, उसका व्यय कितना है 10, और 13x इनकम है अनिल की, तो इसकी इनकम में से अगर हम लोग बचत घटा दे रहे हैं यानी 13x माइनस 1300 कर दे रहे हैं, क्या ये बराबर हो जाएगा 13 रेशियो के? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ से 3 गुणा कर दीजिए, यहाँ से x का मान आ जाएगा, है ना, उनकी आय भी आ जाएगी। देखिए 13 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8×3 = 36, हासिल 3 12 × 3
156 माइनस 00 आ जाएगा, और इसे कर दिया जाए ताकि जगह बच जाए। ठीक है, देखिए 13 दूनी 26, हासिल 2, 13 कम 13, 13 2 15, 156 माइनस 13 कम 13, 13 दूनी 26 1 27। ठीक है, 27,000 बराबर हो जाएगा 130 एक्स। ठीक है, ये 13 एक्स गुणे 10 हुआ, माइनस 13,000। 130 एक्स इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 156 एक्स माइनस का 130 एक्स, और इधर रहेगा माइनस का 13,000, और इधर माइनस 27,300, तो इधर जाएगा प्लस का 27,300 आ जाएगा। इधर कितना बचेगा, ये 130 है, ये बचेगा 26 बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 27,300 में 13,000 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 जीरो, और यहाँ पर आ जाएगा 3 4 1, यानी 14,300। यह बराबर हो जाएगा 14,300 बटे 26। 13 दूनी 26, इसको काटेंगे 13 से, 13 कम 13, 13 कम 13, 0 0, 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 550। यक्स का मान कितना आ गया, 550। पूछा है उनकी आय क्या है, तो वरुण की आय कितनी है, 12 यक्स, 12 यक्स यहाँ पर वरुण किया है, तो गुणा हो जाएगा 12 गुणे 550, हो जाएगा 0, 12 पंचे 60, 0, 12 पंचे 60 66, और यहाँ पर ये 12 है। अनिल की आय कितनी है, 13, 13 गुणे 550, 0, 13 पचे 65, 13 पचे 65 के। ठीक है, तो ये भी एनटीपीसी में आ चुका है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। आमिर और अली की आय का अनुपात 5:3 है, वह क्रमशः 9:5 के अनुपात में खर्च करते हैं। यदि आमिर 2600 रुपये की बचत करता है और अली जो है 1800 रुपये की बचत करता है, तो क्रमशः उनकी आय ज्ञात कीजिए। सेम डिट्टो जैसे सवाल इससे पहले बताया था वैसे ही है, आप लोग इसको खुद लगाइएगा। ठीक है, इसका उत्तर मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, इसका उत्तर जो है विकल्प ये वाला F ही होगा। ठीक है, इसको आप लोग खुद लगाइएगा। ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है, उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी क्रमशः 35,400 रुपये और 48,600 रुपये खर्च करते हैं, ए और बी की आय के बीच अंतर क्या है। ठीक है, सेम वैसा ही सवाल है, इसमें भी कुछ है नहीं। तो ए की आय हो जाएगी 5 यक्स और बी की आय कितनी हो जाएगी 7 यक्स। ठीक है, आय में से उनके खर्च को घटा देंगे, आय में से खर्च को घटा देंगे तो आ जाएगा बचत का रेशियो, है ना। 5 यक्स ए की आय है और खर्च कितना है इनका, इसका खर्च है 35,400। तो वैसे ही 7 यक्स अगर इनकम बी की है तो खर्च कितना है 48,000। ठीक है, तो आय में से जब खर्च को घटाया गया तो आ जाएगा बचत का अनुपात बराबर हो जाएगा इसके, तो 2:3 यानी 2/3। यहाँ से भी आप लोग अगर हल करेंगे तो आ जाएगा 3 पचे 15 यक्स माइनस 13 से गुणा करें 3 2 0, 3 चौक 12, 3 पचे 15 16, 3 त्रिक 9 1 10 बराबर हो जाएगा 214 यक्स माइनस 00 आ जाएगा 2 छंग 12, 2 8 16 17, 2 चौक 8 1 9, 97,200। 14 यक्स इधर आ जाएगा, 15 यक्स में घट जाएगा, हो जाएगा यक्स, और इधर 97,200 में से जब घटाएंगे आप लोग आ जाएगा 9,000। कैसे होगा मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए माइनस का 97,200 है, ये माइनस का 1,62,100 है, तो ये जाके इधर माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, प्लस का 1,06,200 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस हमेशा घटता है लेकिन चिन्ह लगता है बड़े वाले का। अब देखिए ये माइनस वाला छोटा है और प्लस वाला बड़ा है, तो जाहिर सी बात है इसमें से ये वाला घट जाएगा और चिन्ह लगेगा प्लस वाला, तो यहाँ से घटाएंगे आप लोग तो आ जाएगा यक्स बराबर 9,000। 1,06,200 में से आप लोग 97,200 घटाएंगे तो आप लोग का आ जाएगा 9,000। यक्स का मान कितना आ गया
9,000। पूछा क्या है कि ए और बी की आय के बीच अंतर क्या है। ये बताइए, ए की आय कितनी है 5x, बी की आय कितनी है 7x। इनकी आय के बीच अंतर कितना है, अंतर है 2x, और x का मान है 9,000। अंतर हो जाएगा 2 गुणे 9,000, आ जाएगा 9 दूनी 18,000। ठीक है, विकल्प डी सही हो जाएगा। किरण की बचत और व्यय का अनुपात 7:13 है। उसकी मासिक आय 1,80,000 रुपये है। बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच 4:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। म्यूचुअल फंड के रूप में बचाई गई धनराशि कितनी है। आसान सवाल है, बस आप लोग ध्यान से समझिए। ये बताइए उसकी आय कितनी है। आय है 1,80,000। ठीक है, किरण की बचत और व्यय का अनुपात कितना है 7:13, यानी 1,80,000 जो है 7:13 के अनुपात में डिवाइड हो रही है। और 7 क्या है, ये है बचत है, और ये 13 क्या है, ये व्यय यानी खर्च है। पहले तो हम लोग 1,80,000 को बचत और व्यय में बांटते हैं। 1,80,000 जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, 13:7:20 रेशियो, है ना। अगर बचत का लाना है तो इसको 7 रेशियो से गुणा करना पड़ेगा। 0 से 0, 2 9 18, और 9 के आगे 1 2 3 0, 963। बचत कितना हो गया 63,000। ठीक है, अगर रेशियो में बचत 7 रेशियो है तो रियल में कितना है 63,000 उसकी बचत है। अब देखिए, और आगे कह रहा बचत को, बचत यानी अब 63,000 को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच 4:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। बचत है 63,000, और इसको भी म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच में 4:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यानी 63,000 को भी 4:3 के रेशियो में हम लोग बांट लेते हैं। 63,000 जो है कितने रेशियो के बराबर है, 4 और 3, यानी 7 रेशियो के बराबर हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है कि म्यूचुअल फंड के रूप में बचाई गई धनराशि। ये बताइए म्यूचुअल फंड में कितना निवेश कर रहा है, 4 रेशियो। तो 63,000 4 और 3 है ना, 63,000 को 4 और 3 के रेशियो में बांटा गया, और 4 रेशियो किसका है, म्यूचुअल फंड का। तो 63,000 4 और 3 यानी 7 रेशियो के बराबर। पूछा म्यूचुअल फंड का, तो म्यूचुअल फंड कितना है 4 रेशियो। 4 से रेशियो गुणा कर देंगे, तो रेशियो से रेशियो 7 9 63, 9,000 9 चौक 36, आ जाएगा 36,000। म्यूचुअल फंड में कितना बचा रहा है 36,000। ठीक है, आसान सवाल था। इसमें कह रहा है कि 2 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 7,500 रुपये है। वह अपनी आय का 90% और 80% खर्च करते हैं। यदि उनकी मासिक बचत का अनुपात 3:4 है तो उनकी मासिक आय क्या है। देखिए, ये बताइए, अगर वह अपनी आय का क्रमशः 90% और 80% खर्च करते हैं तो इसका मतलब है कि अपनी आय का 10% ये बचा रहा है, और ये वाला दूसरा वाला जो है ये अपनी आय का 20% बचा रहा है। हम लोग मान लेते हैं कि माना पहले व्यक्ति की आय x है और दूसरे की आय जो है y है। ठीक, हम लोगों ने माना पहले की आय x है, दूसरे की इनकम जो है y है। तो ये बताइए x का कितना परसेंट बचा रहा है 10%, यानी x का 10% बटे y जो है अपनी आय का 20% बचा रहा है ना। आय का 10% और ये आय का 20% बचा रहा है, तो बचत का रेशियो कितना हो जा रहा है 3:4, यानी हम लोग x का 10% बराबर, और x का 10% बटे y का 20% बराबर 3/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि x का 10% बचा रहा है तो और यहाँ रेशियो में 3 बचा रहा है, और ये y का 20% बचा रहा है तो रेशियो में 4 बचा रहा है। परसेंट से अगर आप लोग हटा के नीचे 100 लिखते तो 100 इधर नीचे आ जाता, और यहाँ ये वाला 100 ऊपर जाता, तो वैसे भी कट जाता। तो ये ऐसे ही कट गया। 10 कम 10, 10 दूनी 20, 2 दूनी 4, x अपन y कितना आ गया 3/2, यानी x रेशियो y कितना आ गया 3:2। ये बताइए उनकी इनकम का रेशियो कितना आ गया,
इनकम का रेशियो आ गया, यानी एक्स रेशियो वाई बराबर आ गया 3:2। और हम लोगों ने उनकी इनकम एक्स और वाई माना था, इनका रेशियो आ गया 3:2। और टोटल इनकम कितनी है दोनों की मिलाकर 7,500 है। 7,500 किसके बराबर हो जाएगा? 3:2:5 रेशियो के। पूछा उनकी मासिक आय क्या है, तो पहले वाले के निकालने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 पचम 25, 1500, 15 3 45, यानी हो जाएगा पहले वाले का 4500 और दूसरे वाले कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 के स्थान पर यहाँ पर 2 गुणा कर दीजिए, है ना। यहाँ पर 3 के स्थान पर अगर दूसरे वाले का निकालना है 2 गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी 3000। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। एक वर्ष पहले लक्ष्मण के वेतन का गोपाल के वेतन से अनुपात 3:5 था। ठीक है, उनके व्यक्तिगत पिछले वर्ष के वेतन का वर्तमान वर्ष के वेतन से अनुपात क्रमशः 2:3 और 4:5 है। यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनका कुल वेतन 4,300 रुपये है, तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन ज्ञात कीजिए। आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए, लक्ष्मण हैं और गोपाल हैं, इनके देखिए 1 वर्ष पहले हैं। ठीक है, 1 वर्ष पहले वेतन, इनके वेतन का अनुपात कितना है? 3:5, यानी ये क्या है? 1 वर्ष पहले, ये दोनों का है। और लेकिन बाद में कह रहा है कि उनके व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत पिछले वर्ष, यानी इसके व्यक्तिगत पिछले वर्ष और वर्तमान, और इसका भी पिछले वर्ष और वर्तमान। व्यक्तिगत पिछले वर्ष के वेतन का वर्तमान वर्ष के वेतन से अनुपात क्रमशः 2:3 है। यानी लक्ष्मण का व्यक्तिगत पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के वेतन का अनुपात कितना है? 2:3 इसका है। और गोपाल का जो है पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के वेतन का अनुपात कितना है? 4:5 है। ये सवाल में कह रहा है। ठीक है, देखिए, और ये क्या है? 3:5 क्या है? ये भी जो है लक्ष्मण और गोपाल का 1 वर्ष पहले का वेतन का रेशियो है। हम लोग मान लेते हैं कि गोपाल का जो पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का वेतन कितना है? 2x मान लेते हैं पिछले वर्ष का, और वर्तमान मान लेते हैं ये कितना है? 3x। अब इधर गोपाल का पिछले वर्ष का वेतन मान लेते हैं कि 4y है, और वर्तमान वर्ष का वेतन जो है 5y है। अब देखिए, ये बताइए, ये 2x क्या है? ये लक्ष्मण के पिछले वर्ष का वेतन है, और ये 4y क्या है? ये गोपाल के पिछले वर्ष का वेतन है। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 2x/4y बराबर ये जो 3/5 है, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए, लक्ष्मण और गोपाल के 1 वर्ष पहले के वेतन का रेशियो 3:5 था, लेकिन इनके व्यक्तिगत, यानी लक्ष्मण के पिछले वर्ष का और वर्तमान वर्ष के वेतन का अनुपात 2:3 है। हम लोगों ने मान लिया कि लक्ष्मण के पिछले वर्ष का वेतन 2x है और वर्तमान का वेतन 3x है, और गोपाल के व्यक्तिगत पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के वेतन का अनुपात 4:5 है। हम लोगों ने मान लिया कि इसके पिछले वर्ष यानी 1 वर्ष पहले का वेतन 4y है और वर्तमान वेतन 5y है। लेकिन ये 2x क्या है? ये लक्ष्मण का 2x क्या है? ये 1 वर्ष पहले के वेतन है, तो 2x बराबर इसका 1 वर्ष पहले का रेशियो क्या दिया हुआ? 3 दिया हुआ है। और ये 4y क्या है? गोपाल के 1 वर्ष पहले के वेतन है, तो इसका भी मान क्या दिया हुआ रेशियो में? 5y दिया हुआ है। हम लोग कह सकते हैं 2x/4y बराबर 3/5 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ से x/y बराबर क्या आ गया? 2 से 2 3 6, 6/5 हो जाएगा, है ना। ये बताइए, x और y का मान कितना आ गया? 6/5, यानी x का मान 6 है और y का मान 5 है। अब सवाल में पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि लक्ष्मण का वर्तमान वेतन ज्ञात कीजिए, है ना। यही पूछे कि लक्ष्मण का वर्तमान वेतन ज्ञात कीजिए। ये बताइए, उनके वर्तमान वर्ष के कुल वेतन का योग कितना है? 4300 है। x का मान अगर 6 आया है, y का मान 5 आया है, तो ये बताइए लक्ष्मण के वर्तमान वर्ष का वेतन कितना हो जाएगा? 3x, यानी 3 ×
यानी हो जाएगा 18। ये है लक्ष्मण के वर्तमान वर्ष का वेतन। और ये बताइए गोपाल के वर्तमान वर्ष का वेतन कितना हो जाएगा, 5 गुणे वाई का मान 5 है, यानी 5 पचम 25। ठीक है, 18 है लक्ष्मण का वर्तमान का वेतन और 25 है गोपाल के वर्तमान का वेतन। और टोटल वेतन कितना है, 4300। हम लोग कह सकते हैं कि 4300 जो है किसके बराबर हो जाएगा, 18 प्लस 25। 18 प्लस 25 को जोड़ा तो कितना आ गया, ये आ गया 43 रेशियो। ठीक है, यानी 4300 43 के बराबर है। और पूछा है कि लक्ष्मण का वर्तमान वेतन कितना है, तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन है 18। ये जाएगा, एक बार 100 आ जाएगा तो आ जाएगा 1800। ठीक है, लक्ष्मण के वर्तमान वर्ष का वेतन वर्तमान वर्ष का वेतन कितना हो जाएगा, 1800। ठीक है, देखिए सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा अच्छा था, इसमें आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ता। ठीक है, ऐसे सवाल में अगर आप लोग का 1.5 मिनट जा रहा है ना, तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के जो है 2 से 3 सवाल आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाते हैं। और ध्यान रखना इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है भी नहीं। ठीक है, इसके अलावा और इससे बेहतरीन कोई भी तरीका अभी तक नहीं है। तो यक्स रेशियो 3/7 समानुपात 7/9 अनुपात 5/9 में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग जानते हैं कि अगर समानुपात में ऐसा दिया हो तो आप लोग बाहर बाहर वाले का गुणा कर लीजिए और बीच बीच वाले का गुणा कर लीजिए। ठीक है, चाहे आप लोग ऐसा कर लीजिए या आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं ना कि किसी भी चीज़ के नीचे आप लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, रेशियो का ये भी मतलब होता है, जैसे ये यक्स अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो बटे में 3/7 भी लिख सकते हैं। 3/7 बराबर ये 7/9 है। इसके नीचे आप लोग ये रेशियो 5/9 है तो आप लोग 5/9 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से भी बीच बीच वाले का गुणा किनारे किनारे वाले का हो जाता है, तो हो जाएगा 7/3। इधर भी बीच बीच वाले का गुणा और किनारे किनारे वाले का, तो 9×7 बटे 9×5 = 45। ठीक है, आप लोग चाहे ऐसा करिए या आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि किनारे किनारे वाले का गुणा करिए, तब भी वही होगा। देखिए आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि किनारे किनारे वाले का यक्स गुणे 5/9 बराबर 3/7 गुणे 7/9। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बीच बीच वाले का गुणा किनारे किनारे वाले का, ये गुणे में है। देखिए 7 पे 7 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 है, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 9/5। 3 त्रिका 9। यक्स का मान कितना आ गया, 3/5। बहुत ही आसान सवाल था ये। ठीक है, तो ऐसे सवाल में अगर आया तो आप लोग सीधा बीच बीच वाले का गुणा कर दीजिए और किनारे किनारे वाले का आप लोग का मान आ जाएगा। और बाकी आप लोग जानते हैं कि अगर रेशियो में है तो यक्स के नीचे आप लोग इसको लिख सकते हैं, बराबर करके 7/9 के नीचे 5/9 को भी लिख सकते हैं। मुझे आप लोग को हर एक चीज़ बतानी है, इसलिए मैं आप लोग को हर एक पॉइंट बता दे रहा हूँ। अब इसमें भी दिया हुआ है, यदि 4/9 रेशियो यक्स बराबर 2/3 रेशियो 16/81, तो यक्स का मान क्या है। इसमें भी रेशियो का मतलब इसके नीचे आप लोग लिख सकते हैं, है ना, यानी 4/9 बटे आप लोग यक्स लिख सकते हैं। इसके नीचे भी एक कर सकते हैं, तो बराबर। लेकिन अगर यहाँ समानुपात दिया होता ना, उसका भी मतलब एक तरह से रेस जो समानुपात का चिन्ह होता है, इसका भी एक तरह से मतलब बराबर ही होता है। बराबर आप लोग 2/3, लाइट चली गई थी तो लिख सकते हैं 2/3 और बटे में 16/81 लिख सकते हैं, है ना, रेशियो में है। बीच बीच वाले का गुणा होता है किनारे किनारे वाले का, हो जाएगा 4/9 यक्स बराबर 81 दूना 2 एकम 2, 2/16 बटे 16×3 = 48। ठीक है, देखिए यहाँ से आप लोग इसको हल करेंगे, 9 यक्स गुणे 162 हो जाएगा बराबर 4 गुणे 48। यक्स इधर रखेंगे तो हो जाएगा 4 गुणे 48 बटे 9 गुणे 162। तो ये कट जाए कितने से, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 छंग 18। ये कट जाएगा 2/16, 2/16, 2 एकम 2।
हो जाएगा 8 चौक 32, 3 एकम 3, 3 8 24। अब इससे आगे नहीं कटेगा तो x का मान कितना आ गया 32/243। यह डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल है ये सब, बस इसमें कुछ करना है नहीं, कैलकुलेशन करनी है। आप लोग चाहें तो इसका डायरेक्ट भी, अगर आप लोग बराबर प्रैक्टिस करेंगे ना, इसको आप लोग डायरेक्ट यहाँ भी आप लोग सीधा यहाँ पर भी आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए इसमें भी समानुपात में दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ भी चाहे आप लोग 26/21/24/9 करिए, या आप लोग बीच बीच वाले का गुणा किनारे किनारे वाले का गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उत्तर हमेशा वही आएगा। तो के गुणे 24/9 बराबर 26/21 गुणे 14/13। यहाँ के को इधर रखेंगे तो हो जाएगा 24 गुणे 14, सॉरी 14 यहाँ पर है, बटे 21 गुणे 13 है। इधर पक्षांतर होगा तो 9 ऊपर चला जाएगा और 24 जो है नीचे आ जाएगा, है ना। और ये 24 में 26 है ना, हाँ ये 26 है। 13 दूनी 26, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा ये 12 बार। 3 तिरिक का 9, 3 चौक 12, 5 तिरिक के करीब 5 दूना 2 दूनी, के बराबर कितना आ गया, के बराबर आ जाएगा 3, 3 कट जाएगा 1/, के का मान कितना आ गया 1/2। ठीक है, आसान सवाल है ये सब। यदि 9 यक्ष और 49 समानुपात में हैं तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। समानुपात का मतलब होता है 9 रेशियो यक्ष समानुपाते यक्ष अनुपाते। ठीक है, यह इसका मतलब होता है समानुपात कर बीच बीच वाले का गुणा किनारे किनारे वाले का, बीच बीच वाले का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा यक्ष का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 49 गुणे 9। अब देखिए यहाँ पर अगर स्क्वायर आप लोग हटाएंगे ना तो यक्ष बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 49 गुणे, यक्ष बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 49 को आप लोग 7 गुणे 7 भी लिख सकते हैं, और 9 को क्या लिख सकते हैं गुणे में 3 गुणे 3, 7×49 3 3 का 9। यक्ष बराबर हो जाएगा, अगर देखिए रूट के अंदर है तो जोड़ा जोड़ा बाहर आ जाएगा, 7 का एक जोड़ा है तो 7 बाहर आ जाएगा, 3 का भी जोड़ा है तो 3 भी बाहर हो जाएगा। यक्ष बराबर कितना आ गया 7 3 1। सिंपल सवाल, ये भी आसान है। 40/35 समानुपात है 35 रेशियो यक्ष, ये हो जाएगा 40 गुणे यक्ष बराबर 35 गुणे 35, यक्ष बराबर हो जाएगा 35 गुणे 35/40, 5 8 40 5 35, यक्ष का मान हो जाएगा 7 बचे 35, 35 21 3 24/8। ठीक है, 245/8 हो जाएगा किसका यक्ष का मान। इसमें कह रहा है कि यदि 2.6 1.3 और यक्ष समानुपाती हैं तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें थोड़ा समझने वाली बात है, अगर दिया है 2.6 1.3 और यक्ष जो है समानुपाती में है, यहाँ पर हमें अगर ये दिया है समानुपाती में है तो मान ज्ञात कीजिए, और ये ना बोला कि इसमें पहला दूसरा तीसरा पद कौन सा है, ऐसा कुछ ना बोला हो, तो इसका मतलब ये जो बीच वाला है ना ये 2 बार आएगा। ठीक है, यानी 2.6 रेशियो 1.6 समानुपाते 1.6 रेशियो। ठीक है, यहाँ पर अगर ये ना बोला कि ये कौन कौन से पद हैं, यानी पहला पद है दूसरा पद है तीसरा चौथा, ये ना बोला हो, तो हमेशा ये जो बीच वाला होता है ना समानुपात का मतलब है कि ये दोनों में आएगा। ठीक है, इसका रेशियो जो है दोनों से है, यानी ये बीच में आ जाएगा, समानुपात का चिन्ह इसके दोनों तरफ। 2.6 गुणे यक्ष बराबर हो जाएगा 1.3 गुणे 1. यक्ष बराबर हो जाएगा 1.3 गुणे 1.3 हो जाएगा 2.6। दशमलव से दशमलव हट जाएगा, इसको आप लोग काटेंगे तो आप लोग काट के देख लीजिएगा। 13 हमने 13 39 की 9 हासिल 1 13 कम 13 3 बोला 169 16.9 काटिएगा तो यहाँ से यक्ष का मान आप लोग का आ जाएगा 0.65। ठीक है, आप लोग काट के देख लीजिएगा।
कह रहे 4 पद समानुपात में हैं, पहला, दूसरा और चौथा पद क्रमशः 4, 22 और 33 है। तो तीसरा पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें इसने साफ साफ बोला है कि ये 4 जो है पहला पद है, 22 जो है दूसरा पद है और चौथा पद क्या है 33 है। इसमें यहाँ पर इसने साफ साफ दे दिया है कि ये कौन कौन से पद हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर 22 को बीच बीच में 2 बार नहीं लिख सकते, यानी समानुपात के चिन्ह के दोनों तरफ नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ इसने साफ साफ बोल दिया। पहला पद क्या है 4, दूसरा पद क्या है 22, तीसरा पद इसमें नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मान लेते हैं तीसरा पद यक्ष है, और चौथा पद क्या है 33। बीच बीच वाले का गुणा यानी 22 गुणे यक्ष बराबर 33 गुणे 4 हो जाएगा। यक्ष बराबर क्या हो जाएगा 33 गुणे 4 बटे 22, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 2 हो जाएगा, 2 बार 2 दूनी 4, यक्ष का मान कितना आ गया 3 दूनी 6। सिंपल है, बहुत सिंपल सवाल था ये, इसको आप बिना पेन चलाए भी हल कर सकते थे। यक्ष और वाई सीधे अनुपात में है, तो सीधे अनुपात का मतलब भी होता है समानुपात। अनुपात में है और y बराबर 92.5 है जब y बराबर 92.5 है जब यक्ष बराबर 37 है। तो जब जो है यक्ष बराबर 16 हो तो y का मान क्या होगा। देखिए कह रहा है कि जब y बराबर यानी y बटे यक्ष बराबर y बटे यक्ष, ठीक है, समानुपात का मतलब यही होता है। इसको आप लोग अगर समानुपात में इस तरह से लिखने चाहें तो y रेशियो, एक सेकेंड, y रेशियो यक्ष समानुपात यक्ष, यहाँ पर y होगा y, सॉरी, y रेशियो यक्ष, यहाँ से भी y बटे यक्ष बराबर y बटे यक्ष आएगा। ठीक है, ये समानुपात में है, समानुपात का यही मतलब होता है। कह रहा है कि जब y बराबर 92.5 है, यानी इसका मतलब y बराबर 92.5 है तो यक्ष बराबर क्या है, यक्ष बराबर 37 है। ठीक है, तो यक्ष बराबर जो है 37 है बराबर। लेकिन कह रहा है जब यक्ष बराबर 16 हो, यानी यक्ष बराबर 16 हो तो y बराबर क्या होगा। y का मान नहीं दिया तो हम लोग y बराबर का मान यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, और यक्ष का मान अब कितना है 16 है। अगर y ऊपर है तो यहाँ भी y ऊपर होगा, यहाँ पर यक्ष नीचे है तो यहाँ भी यक्ष नीचे होगा। तो कह रहा है जब y का मान 92.5 है तो यक्ष का मान 37 है, जब यक्ष का मान 16 होगा तो y का मान कितना होगा। तो बस यहाँ से आप लोग फिर गुणा कर दीजिए, हो जाएगा y बराबर 92.5 गुणे 16 बटे 37, दशमलव हटेगा तो यहाँ पर 1 के आगे 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग काटेंगे 5 दूना 10, 5 इसको काटेंगे 5 एकम 5 आ जाएगा, 4 बचेगा 5 9 40, 5 पचम 25। ठीक है, ये मेरे ख्याल से 5 बार जाएगा, 35 पंचवा 5 बार जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा 16 पंचे, और अभी 2 यहाँ पर बचा हुआ ना, 2 बट 8 पंचे 40, y का मान कितना आ गया 40। ठीक है, तो y का मान यहाँ से आ जाएगा 40। देखिए हो सकता है आप लोगों को थोड़ा समझने में कन्फ्यूजन हुआ हो, लेकिन सवाल बहुत आसान है, जैसे समानुपात होता है कुल मिलाकर वैसे ही होता है। ठीक है, y रेशियो यक्ष समानुपात है y रेशियो यक्ष। ठीक है, यक्ष और y एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। जब यक्ष का मान 10 है तो y का मान 15 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यक्ष और y के मानों के अनुरूप नहीं हो सकता, अनुरूप नहीं है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है यक्ष अनुक्रमानुपाती, y अनुक्रमानुपाती का भी मतलब होता है एक तरह से बराबर। अगर व्युत क्रमानुपाती दिया हो, व्युत क्रमानुपाती इसका मतलब होता है उल्टा, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है सीधा। ठीक है, तो देखिए कह जब यक्ष का मान 10 है तो y का मान कितना है 15। ठीक है, तो यहाँ से यक्ष अपॉन 10 यक्ष अपॉन y, इस पर रेशियो कितना आ जाएगा 10/15, 5 दूना 10, 5 3 15, यक्ष रेशियो y बराबर कितना आ गया है 2/3। अब कह रहा है कि कौन सा युग्म यक्ष और y के मानों के अनुरूप नहीं हो सकता है। अब देखिए यक्ष रेशियो y का मान कितना आया है 2/3। पूछा है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है यक्ष और y के मान के अनुरूप नहीं हो सकते, यानी इन चारों विकल्पों में से जो विकल्प जिस विकल्प का रेशियो 2/3 नहीं होगा
वही हमारा उत्तर होगा। अब देखिए 8 और 12 है, 8 और 12 है। इसको जब आप लोग काटेंगे, दोनों 4 से काट रहा है, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, ये भी 2:3 आ रहा है, यानी ये एक्स और वाई के मानों के अनुरूप हैं, तो ये उत्तर नहीं होगा। और यहाँ तो इसमें पहले दे, बी वाले में तो पहले दे दिया कि 2 और 3, तो ये तो पहले फिर 2:3 है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। और 25 और 35.5 देख लेते हैं। 25 और 35.5 जब आप लोग निकालेंगे इसका रेशियो, यहाँ से 1 दशमलव है तो यहाँ पर हो जाएगा 250, रेशियो 350। देखिए दशमलव नीचे, दशमलव हटाएंगे तो बटे में 1 के आगे 0 आ जाएगा, यानी 10 आ जाएगा, और 10 गुणा यहाँ पर हो जाएगा, तो 250 रेशियो 375। अब देखिए 25 पे काटेंगे तो 25 धम्मा 25 चौकों पर 4 3 12 3 15, 25 पे काट दिए तो 15 बार गया, 5 पे काटेंगे 2 बार, 5 3 15। तो सी वाला विकल्प भी 2:3 आ रहा है, तो सी वाला भी नहीं होगा। अब देखिए डी वाला देख लेते हैं। हालांकि जब 3 विकल्प जो है 2:3 आ गया है, यानी ये तीनों जो हैं यक्स और वाई के मानों के अनुरूप है, तो सीधे इसको उत्तर डी हो जाएगा, ये तो साफ साफ दिख रहा है ना। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, डी वाला क्या है, 15 रेशियो 5 कट रहा है, 5 3 15, 5 चौक 20। देखिए इसका, इसके मानों का जो रेशियो आ रहा है वो 3:4 आ रहा है, यानी 2:3 नहीं आ रहा है। इसका मतलब यही जो है पूछा कि यक्स और वाई के मानों के अनुरूप नहीं है, कौन सा है, डी, यक्स और वाई के मानों के अनुरूप नहीं है। कह रहा है कि 3 मिनट और 20 सेकंड के लिए एक टेलीफोन का बिल 35.50 रुपये है। 5 मिनट 30 सेकंड की कीमत रुपए में क्या है? ठीक है, कह रहा है 5 मिनट 30 सेकंड का जो बिल है वो क्या है। देखिए 3 मिनट और 20 सेकंड है, इसको हम लोग मिनट में चेंज करते हैं। अगर 20 सेकंड है, मिनट में चेंज करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/3, है ना। यानी 3/1/3, 3 तरीक करना है 10/3, 10/3 मिनट। ठीक है, तो यानी 10/3 मिनट का जो टेलीफोन का बिल है वो कितना है, 35.5। ये बताइए 1 मिनट, 1 मिनट का बिल कितना आ जाएगा, 1 मिनट का बिल, 1 मिनट का बिल हो जाएगा। अगर टोटल बिल जो है 35.50 है, 1 मिनट का निकालना है तो हमको 10/3 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। हो जाएगा 10/3, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप लोग काटेंगे, आप लोग काट के देख लीजिएगा, आ जाएगा आप लोग का 10.65। ठीक है, 1 मिनट का बिल हो जाएगा 10.65। अब पूछा क्या है कि 5 मिनट 30 सेकंड। ये बताइए 5 मिनट 30 सेकंड को आप लोग मिनट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 5/1 यानी 5 दूना 10 से 11 पूछ रहे 11/2 मिनट का बिल कितना होगा। 1 मिनट का है 10.65, तो 11/2 मिनट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.65 में गुणा। इसको आप लोग गुणा करेंगे तो आ जाएगा 58.57 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 58 ठीक है। अब देखिए अगर आप लोग इसको मिनट में ना चेंज करते, आप लोग सेकंड में चेंज कर लेते, तब भी उसको कोई दिक्कत नहीं थी। या आप लोग इसको ऐसे भी लगा सकते हैं डायरेक्ट में, कि जैसे देखिए 35.50 रुपये हैं, तो बिल, तो मिनट कितना लगा, कितने मिनट का है ये, 3 मिनट 20 सेकंड, 3 मिनट 20 सेकंड। इसको आप लोग सेकंड में चेंज कर लीजिए, कितना हो जा रहा है, 180 सेकंड और प्लस 20, यानी जो हो रहा है 200 सेकंड। 35.50 जो है 200 सेकंड का हो रहा है, बराबर हो जाएगा। बाद में कीमत पूछा है तो ऊपर कीमत है, तो यहाँ भी ऊपर कीमत हम लोग को लिखनी पड़ेगी। कीमत नहीं मालूम है तो हम लोग मान लेते हैं यक्स है। और कह रहा है कितने मिनट का, 5 मिनट 30 सेकंड। तो 5 मिनट कितना होता है, 5 × 6, 5 × 30, 300 सेकंड होता है ना, प्लस 30 सेकंड और है, यानी 330 सेकंड। 5 मिनट 30 सेकंड बराबर हो जाएगा 300 सेकंड। 35.50 रुपये 200 के बराबर है पैसे के, तो यक्स रुपये किसके बराबर हो जाए, यक्स किसके बराबर हो जाएगा, 330 पैसे के। यहाँ से भी अगर आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, तिरक गुणा करेंगे, तो यक्स का मान जो है यहाँ से सीधा आप लोग का आ जाएगा 58.57। ठीक है, आप लोग ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोग को ये वाला इसलिए बताया
ताकि आप लोग थोड़ा सा इसका जो 1/3 कैसे आता है और किस तरीके से आता है, बेसिक क्या है, वो आप लोग समझ सकें। ठीक है, 2 मिनट और 30 सेकंड के लिए एक टेलीफोन का बिल 11 रुपये है, तो 3 मिनट 20 सेकंड का बिल कितना होगा। इसको भी आप लोग वैसे ही कर सकते हैं। 11 रुपये जो बिल है वो कितनी देर का है, 2 मिनट 30 सेकंड, यानी 2 मिनट कितना होगा, 6 दूनी 12, 120 सेकंड, 30 सेकंड और है, यानी हो जाएगा 150 सेकंड का, है ना। बराबर कह रहा बाद में कितना बिल होगा, तो पहले तो 11 रुपये बिल हो रहा, बाद में नहीं मालूम तो हम लोग यक्स रख देते हैं। और ये यक्स कितने समय का है, 3 मिनट 20 सेकंड का पूछा है। 3 मिनट बराबर 4×18 यानी 180 सेकंड, और 20 सेकंड और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 200 सेकंड। ठीक है, ये 50 से 3 बार जाएगा, ये 50 से 4। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 11×4=44/3। यक्स बराबर हो जाएगा 3×3 14, 3×4 12, 3×6 18। यक्स बराबर हो जाएगा 14.7। ठीक है, यानी 113 का ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें जो ऑप्शन बहुत नज़दीक नज़दीक है ना, बहुत 6 5 7 8 बहुत नज़दीक नज़दीक इसमें है, लेकिन हमारा विकल्प ए जो है सही हो जाएगा, क्योंकि 14 के बाद सीधा 6 आ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है 0.16 और 0.64 के बीच माध्य अनुपातिक है। माध्य अनुपातिक मतलब होता है बीच का अनुपात, यानी 0.16। माध्य अनुपातिक मतलब होता है जो बीच में, तो 0.16 रेशियो हम लोग मान लेते हैं कि इसका माध्य अनुपातिक जो है यक्स है। ठीक है, यानी माध्य का अनुपात यक्स है। इसको कैसे लगाए, कैसे लिखेंगे, यानी 0.16 माध्य अनुपात है तो यहाँ भी यक्स कर देंगे, फिर समानुपात लिख के वहाँ भी यक्स कर देंगे। और किनारे किनारे वाला अनुपात क्या है, 0.16, और इधर किनारे हो जाएगा 0.64। अगर मध्य अनुपात बोले तो ध्यान देना समानुपात के दोनों तरफ होगा। ठीक है, माध्य अनुपात हम लोगों ने यक्स मान लिया है, किनारे किनारे वाले गुणा और बीच बीच वाले गुणा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा यक्स का स्क्वायर बराबर 0.16 गुणे 0.64। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा 0.4 गुणे 0.4। 0.16 को हम लोग 0.4 गुणे 0.4 भी लिख सकते हैं, और गुणे 0.64 को हम लोग 0.8 गुणे 0.8 भी लिख सकते हैं, यानी 8 है 64, और दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक हो जाएगा, है ना। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों का भी जोड़ा बन रहा है, यानी हो जाएगा 0 पॉइंट, जोड़ा बन रहा है तो रूट से बाहर आ जाएगा, गुणे इन दोनों का भी जोड़ा बन रहा है तो ये भी एक जो है बाहर आ जाएगा रूट से, 0.8 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स का मान कितना आ गया, 832। दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है और एक अंक यहाँ है, तो यानी दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक होना चाहिए, तो 0.32। ठीक है, उत्तर हमारा हो जाएगा 8 + 3√3 और 16 - 6√3 के बीच माध्य अनुपात क्या है। हम लोग मान लेते हैं इसका भी माध्य अनुपात यक्स है। देखिए कैसे होगा, 8 + 3√3 रेशियो यक्स समानुपात यक्स रेशियो 16 - 6 रेशियो 3। बीच बीच वाले का गुणा और किनारे किनारे वाले का, बीच बीच वाले गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा यक्स का स्क्वायर बराबर 16 - 6√3 गुणे हो जाएगा 8 + 3√3, है ना, यही हो जाएगा बाहर बाहर वाले को गुणा। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट के अंदर 16 - 6√3 गुणे 8 + 3√3। अब देखिए सवाल आसान है, आप लोग समझिएगा। यहाँ पर यक्स है बराबर रूट के अंदर, ये बताइए ये जो पहला वाला है 16 - 6√3, इसमें हम लोग अगर 2 कामन ले लें, अगर 2 कामन ले लें तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 × 16 8 आ जाएगा, है ना। और यहाँ क्या बचेगा, 3 बार 2 3 6, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 8 - 3 हो जाएगा, है ना। पूरे ब्रैकेट में ये है 8 + 3√। अब क्या होगा ब्रैकेट के अंदर, 2 तो कामन ले लिया इस पर, एक ब्रैकेट में है 8 - 3√3 और दूसरे ब्रैकेट में है 8 + 3√3।
ये बताइए, आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप लोग ए प्लस बी भी लिख सकते, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये हो जाता है ना। अगर ए प्लस बी एक ब्रैकेट में है और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी है, तो इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग अलजेब्रा में इसको पढ़े होंगे। ठीक है, ये बताइए यहाँ भी देखिए, ये क्या, अगर इतने वाले पार्ट को, तो पेन चेंज कर लें, इतने वाले पार्ट को अगर हम लोग ए माने और इतने वाले पार्ट को हम लोग बी माने, और इसको भी हम, ये भी ए हो जाएगा, फिर ए भी बी है। क्या ए माइनस बी और ए प्लस बी है क्या? बिल्कुल है। इसका मतलब जो है कि हम इसको जो है, यानी रूट के अंदर जो है 8 8 का स्क्वायर, एक सेकेंड, यानी अगर ये देखिए ए माइनस बी ये भी है और ए प्लस ये भी, ए प्लस बी ये भी है, तो इसका मतलब जो है हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको लिख सकते हैं, है ना। तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 8 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 का स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। देखिए ए का मान कितना है, 8 है, 8 का स्क्वायर हो गया। 3 रूट बी का मान कितना है, 3 रूट 3, तो बी का स्क्वायर हो गया, है ना, ए माइनस बी, और 2 तो पहले से ही है, इसको हम लोग यहाँ पर कामन लिखते हैं। ठीक है, ये कैसे आया, ये इस वाले फार्मूले से आया, इसको आप लोग अलजेब्रा में पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर। यक्स बराबर हो गया, अब देखिए तो यक्स बराबर क्या आ गया, रूट के अंदर 2 ब्रैकेट में 8 टाइम 64 माइनस, अब देखिए ये तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 पूरे 3। ठीक है, ठीक है, 3 तो है 3 बाहर है, इसलिए 3 त्रिका 9, और जब रूट 3 को स्क्वायर करेंगे तो वो 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे 64 माइनस 27, 64 माइनस 27। ठीक है, हो जाएगा 2 गुणे 64 में 27 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 64 में अगर आप लोग 27 घटाएंगे ना, तो आप लोग का आ जाएगा 64 गुणे, और 64 में 27 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 35। ठीक है, और ये जो है रूट में है। ठीक है, आ गया 2 गुणे 35, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 2 पर 14, 2 3 6 7, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 74। हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा इसमें लगाने में कन्फ्यूजन हुई हो, लेकिन अगर आप लोग इस वाले फार्मूले को जानते हैं ना, तो देखिए ये ए का मान है और ये बी का, ए भी ए माइनस बी, ए प्लस बी है, तो ए का स्क्वायर किया तो 8 8 9 64 हो गया, और बी का स्क्वायर किया तो बी का मान है 3 रूट 3, तो 3 त्रिका 9 हो गया, और रूट 3 को स्क्वायर किया तो रूट 3 आएगा, तो हो गया 64 माइनस 9 त्रिक 27। ठीक है, 64 माइनस 9 त्रिक 27, एक सेकंड, इसको हमने स्क्वायर, इसको रूट के अंदर इसको भी लिख दिया है। ठीक है, 64 में 27 घटाया तो आ गया 35, यानी 2 गुणे 35 आ गया, तो रूट के अंदर आ जाएगा एक्स बराबर रूट का 74। अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए, मैं आप लोग को दोबारा से इसको फिर से बता दूंगा। सिर्फ 16 और 40 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। देखिए तृतीय अनुपाती कैसे होता है, अगर तृतीय अनुपाती बोले, दिया है 16 और 40, 16 रेशियो 40, इसका तृतीय अनुपाती, इसको कैसे करते हैं हम लोग, मान लेते हैं इसका तृतीय अनुपाती यक्स है। ठीक है, तृतीय अनुपाती यक्स मान लेते हैं, लेकिन लिखते कैसे इसको, 16 रेशियो 40 समानुपाते, यहाँ भी 40 हो जाएगा, और रेशियो जो तृतीय अनुपाती माना उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आप लोग को एकदम सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। अगर तृतीय अनुपाती बोले, जो बीच वाला पद होता है वो 2 बार लिख लेते हैं, यानी 16 रेशियो 40 समानुपाते 40 रेशियो यक्स। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 16 गुणे यक्स बराबर 40 गुणे, यक्स बराबर हो जाएगा 40 गुणे 40 बटे 4 दाम में 40, 4 चौक 16, 4 दाम में 40, यक्स का मान कितना आ गया, 10 दाम में 100। ठीक है, 116 का डी वाला सही हो जाएगा। ये भी सेम है, 24 और 60 के लिए तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। हम लोग मान लेते हैं तृतीय अनुपाती यक्स है, ये हो जाएगा 24 अनुपाते 60 समानुपाते 60 अनुपाते यक्स।
ठीक है, तृतीय अनुपात x मान लिया। 24x बराबर 60 गुणे 60, x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 गुणे 60 बटे 24, को 24 धम्मा 5, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, x बराबर हो जाएगा 117 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर 14, 28 और 21 के चतुर्थानुपात का पता लगाइए। ठीक है, इसमें बोला चतुर्थानुपात, तो हम लोग मान लेते हैं चतुर्थानुपात x है। इसको कैसे लिखेंगे जब चतुर्थानुपात बोले, 14:28 समानुपाते 21 और चौथा अनुपात हो जाएगा x। तो बाहर बाहर वाले का गुणा, ध्यान देना जैसा बोले आप लोग चतुर्थानुपात कर रहा था हमेशा ऐसे लिखिए। हो जाएगा 14 गुणे x बराबर 28 गुणे 21, x बराबर हो जाएगा 28 गुणे 21 बटे 14, 5 दूनी 14, 5 तिरिक 21, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 14 बार, x बराबर हो जाएगा 14 तिरिक 40। ठीक है, 118 का सी वाला। 12, 24 और 45 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो ये भी वैसे ही है, 12:24 समानुपाते 45 रेशियो x, 12 गुणे x बराबर 24 गुणे 45, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, x बराबर 45 दूना 90। 4, 10, 12 और 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्याएं समानुपातिक हों। देखिए, इसको यक्ष मान के भी लगा सकते हैं और आप लोग इसको विकल्प से भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके से आप लोग इसको लगा सकते हैं। ठीक है, विकल्प भी अच्छा रहता है कभी कभार यक्ष मान के भी अच्छा रहता है। तरह कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्याएं समानुपात में हो जाए। हम लोग मान लेते हैं कि यक्ष जोड़ी जानी चाहिए, जोड़ी जानी। हम लोग मैं आप लोग को दोनों तरीके बताऊंगा। ये बताइए, अगर यक्ष जोड़ी जानी चाहिए तो ये समानुपात में हो जाए, इसका मतलब जो है 4:10 समानुपाते 12:24 है। अभी आप लोग अगर 4 और 24 का और 10 और 12 का गुणा करेंगे, दोनों का गुणा जो है बराबर नहीं जाएगा। जबकि अगर समानुपात में है तो बाहर बाहर वाले का गुणा, अंदर अंदर वाले का गुणा हमेशा बराबर में होता है। ठीक है, हमेशा वो बराबर में होता है। वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा कि सवाल में मैंने जब बाहर बाहर वाले का गुणा किया है और अंदर अंदर वाले का गुणा, तो बीच में बराबर का निशान लगाया है। बराबर के निशान का मतलब ये होता है कि ये दोनों बराबर होनी चाहिए, यानी 4 गुणे 24 बराबर 10 गुणे 110 गुणे 12, ये बराबर होना चाहिए, लेकिन अभी बराबर है नहीं। इसीलिए कह रहा है कि कौन सी संख्या प्रत्येक में जोड़ी जानी चाहिए ताकि वो संख्याएं बराबर हो जाएं। ठीक है, ताकि संख्याएं जो है समानुपात में हो जाएं। ठीक है, बराबर नहीं समानुपात में हो। हम लोगों ने मान लिया कि माना प्रत्येक में यह संख्या जोड़ी जाए। ठीक है, ये बताइए अगर प्रत्येक में x जोड़ा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 + x, और ये भी हो जाएगा 24 + x, बराबर हो जाएगा ये भी 10 + x, और ये भी हो जाएगा 12 + गुणा करेंगे 4 से एक बार 24 और x में गुणा होगा, हो जाएगा 4 × 16, 4 × 8 = 96 + 4 × x यानी 4x हो जाएगा, प्लस अब x से भी दोनों में गुणा होगा तो हो जाएगा 24x, प्लस x से गुणा होगा तो हो जाएगा x का स्क्वायर, बराबर 10 से 120 में गुणा होगा तो हो जाएगा 120, प्लस 10 से x में गुणा होगा तो हो जाएगा 10 का x, प्लस x से 12 में गुणा होगा तो हो जाएगा 12x, प्लस x और x गुणा होगा तो हो जाएगा x का स्क्वायर। देखिए इधर यह प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इधर आएगा ना तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, इसलिए एक्स स्क्वायर कट जाता है। ठीक है, बचा क्या, ये इधर बचा 24 × 4 = 28x, माइनस हो जाएगा 10 और 12 यानी 22x, इधर आके माइनस का, इधर प्लस में इधर हो जाएगा माइनस का 22x। इधर क्या बचा है 120, ये 96 इधर जाएगा तो 120 में से 96 घट जाएगा, कितना बचेगा 20 × 4 = 24 बचेगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6x बराबर 24, यह समान कितना आ गया 6 × 4 = 24। यानी अगर प्रत्येक संख्या में आप लोग 4 घटा के देख लीजिए, आप लोग का जो परिणामी संख्याएं हैं वो जो है, जो परिणामी संख्याएं हैं, ठीक है, जो परिणामी संख्याएं आएंगी वो समानुपात में आ जाएंगी। आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है।
मैं आपको ना घटा के नहीं जोड़ के, ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ पर बोला है कि जोड़ी जानी चाहिए। आप लोग 4 में भी 4 जोड़िए, 10 में भी 4 जोड़िए, 12 में भी 4 जोड़िए, 24 में भी 4 जोड़िए। जोड़ने के बाद जो समानुपात आएगा यानी ना, वो जो है समानुपात में हो जाएगा। अब आप लोग इसको विकल्प से भी देख सकते हैं, लेकिन विकल्प से देखने के लिए आप लोग को जो है हर एक विकल्प चेक करना पड़ेगा, कौन सा विकल्प को किस विकल्प का मान जो है यहाँ पर रखने पर उत्तर सही हो जा रहा है। अब उसको भी कैसे करते हैं मैं आप लोग को वो भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देना, आप लोग को हर एक विकल्प जो है चेक करना पड़ेगा। इससे थोड़ा सा इसको मिटा दें तो मैं आप लोग को बता दूँ। आप लोग चाहे तो थोड़ा 10 सेकंड भगा सकते हैं। हम लोग एक मिनट के मान लेते हैं, जैसे सवाल में कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। हम लोग मान लेते हैं कि विकल्प ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। हम लोग मान लीजिए कि अगर 9 जोड़ने के बाद ये समानुपात में हो जाएंगी, यानी समानुपात का मतलब है 4 गुणे 24 हो जाएगा बराबर 10 गुणे 12, है ना। गुणा बीच बीच में ये बीच बीच में है और ये किनारे किनारे, किनारे किनारे वाले का गुणा होता है, यानी 4 गुणे 24 और 10 गुणे 12 बराबर। हम लोग मान लेते हैं कि सभी में 9 जोड़ा गया। ये बताइए 4 में 9 जोड़े में कितना आ जाएगा, 13 गुणे 24 में 9 जोड़े में कितना आ जाएगा, 35 बराबर 10 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19 और 12 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21, ठीक है। देखिए क्या इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा बराबर आ रहा है, हम लोग देख लेते हैं। 13 3 39 3 9 हासिल 3, 13 3 39 3 40 41 42 429, ठीक है। 19 कम 19 9 हासिल 1, 19 दूनी 38 1 40। अब देखिए बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब विकल्प ए है गलत। अब मान लेते हैं विकल्प 2 सही है। क्या विकल्प 2 से आएगा, तो देखिए 4 में 3 जोड़ा गया तो हो गया 7 गुणे 24 में 3 जोड़ा गया कितना हो गया 27 बराबर 10 में 3 जोड़ा गया 13 और 12 में 3 जोड़ा गया 15। ये बताइए 7 गुणे 27 करेंगे तो 7 7 49, इकाई अंक वाला क्या आएगा, इकाई अंक इसका 9 आएगा। आप लोग पूरा गुणा करके देख लीजिएगा, लेकिन 5 7 49 इसका इकाई अंक 9 आएगा। और ये बताइए इसका इकाई अंक कितना आएगा, 3 5 15, इसका इकाई अंक 5 आएगा। ये बताइए अगर इन दोनों का गुणा करने के बाद इकाई अंक 9 आ रहा है और इन दोनों का गुणा करने के बाद इकाई अंक 9 आ रहा है, तो इसका मतलब बराबर तो होगा ही नहीं, विकल्प बी भी गलत हो जाएगा। वैसे सी भी आप लोग रखेंगे ना तो सी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग रख के देख लीजिएगा। अब डी रखेंगे, देखिए 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, पूरे 24 में 4 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 28 बराबर 10 में 4 जोड़ेंगे 14 और 12 में 4 जोड़ेंगे 16। अब देखिए 8 है 64, इकाई अंक 4 आ रहा है और यहाँ भी 6 चौको 24, इकाई अंक 4 आ रहा है, तो ये उत्तर हो सकता है। लेकिन आप लोग पूरा जो है गुणा करके देख लीजिएगा। 8 है 64 हासिल 6, 8 दूनी 16 6 22, ठीक है। देखिए 16 चौको 64 की 4 हासिल 6, 16 एकम 16 16 6 22। विकल्प के माध्यम से आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं। कह रहे कि वह छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16 19 और 30 से घटाने पर प्राप्त संख्याएं बीच समानुपात यानी कंटिन्यूड प्रपोर्शन में हों। मतलब इसका क्या है कि 16 रेशियो 19 समानुपाते 19 रेशियो 23, ठीक है। इनमें से प्रत्येक संख्या में से क्या घटाया जाए कि ये समानुपात में हो जाए। इसको आप लोग यक्ष मान के भी लगा सकते हैं और इसको विकल्प से भी लगा सकते हैं। अब देखिए विकल्प से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16 गुणे 23 बराबर 19 गुणे 19। इन चारों में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये समानुपात में हो जाए, ठीक है। अभी आप लोग 16 और 23 गुणा करेंगे, वो जो है 19 और 19 के गुणा के बराबर नहीं होगा, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं विकल्प ए वाला सही है, यानी प्रत्येक में से एक घटाया जाए। 16 में से घटाने के बाद 15, 23 में से एक घटाने के बाद 22 बराबर ये 19 में एक घटाने के बाद 18 और ये भी 19 में एक घटाने के बाद 18। अब देखिए इन दोनों का गुणा करने के बाद 5 दूनी 10, इकाई अंक कितना आ रहा है 0 आ रहा है ना। इकाई अंक कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो हम लोग क्यों ज़्यादा गुणा करें, हम लोग का इकाई अंक का गुणा करके ही मान बाद में पड़ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा किया तो इकाई अंक 0 आ गया। अब ये बताइए इन दोनों का गुणा करने के बाद इकाई अंक क्या आएगा, 8 है 64, इकाई अंक 4 आ रहा है ना। जब इकाई अंक ही अलग अलग आ जा रहा है तो इसका मतलब जो है ये समानुपात नहीं बन रहा है, तो विकल्प ए वाला गलत हो जाएगा। अब चेक करते हैं विकल्प बी वाला। 16 और 23 है, तो 16 में से 8 गए कितना हो जाएगा 8, 23 में से 8 गए कितना हो जाएगा 15
बराबर इसमें 8 गए 19 में 8 गए 11 गुणे 19 में 8 से 11, 8 पंचे 40। अब देखिए 8 और 15 का गुणा करने के बाद इकाई अंक 0 आ रहा है, और 11 गुणे 11 करने के बाद इकाई अंक 0 आ रहा है। जब इकाई अंक ही बराबर नहीं आ रहा तो ये संख्याएं भी समानुपात में नहीं होंगी, यानी इन दोनों का गुणा बराबर नहीं होगा। हम लोग चेक करते हैं क्या विकल्प भी सही है, चेक कर लेते हैं। 16 में से 9 गए 7 गुणे 23 में से 9 गए कितना हो जाएगा 14 बराबर 19 में से 9 गए 10, 19 में से 9 गए 10। तो अब इकाई अंक कितना आ रहा है 5 × 28 यानी 8, और इस पर इकाई अंक कितना आ रहा है 0। इसका भी इकाई अंक जब बराबर नहीं है तो यानी ये भी समानुपात में नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। अब एक ही विकल्प बचा, इसका मतलब यही हमारा उत्तर हो जाएगा, लेकिन आप लोग इसको भी चेक कर लीजिए। 16 में 7 गए 9 गुणे 23 में 7 गए 16 है ना, बराबर 19 में से 7 गए कितना हो जाएगा 12 गुणे 19 में 7 गए 12। अब देखिए 9 छक 54 इकाई अंक 4 आ रहा है, 2 दूनी 4 इसका भी इकाई अंक 4 आ रहा है। इसका मतलब ये इन दोनों का गुणा बराबर हो सकता है ना। 9 छक 54 हासिल 5 9 कम 9 6 15, 12 बराबर में 144 होता ही है, देखिए पर यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। 9 छक 54 और 9 कम 9 5 14, 144 बराबर 144 हो रहा है। यानी हम लोग इन चारों में से 7 घटा देंगे प्रत्येक में, प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाएंगे। ध्यान रखना, बस आप लोग एक बार समझ लीजिए ना, तो ऐसे सवालों को आप लोग बहुत जल्दी लगाएंगे, ठीक है, लगाने में आप लोग को समय नहीं लगेगा। संख्याएं 27, 31, 29 और 35 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हों। देखिए सेम वही सवाल है, इसका उत्तर जो है विकल्प ए वाला सही हो जाएगा। आप लोग खुद इसको लगाइएगा, ठीक है, खुद लगाइएगा, और हाँ विकल्प से भी लगाइएगा और आप लोग यक्ष मान के भी लगाइएगा। इससे आप लोग की जो कैलकुलेशन वो भी अच्छी होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। कह रहा है कि जब यक्ष को 2, 3, 30 और 35 में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपात में है। तो यक्ष प्लस 7 तथा यक्ष माइनस 2 के बीच मध्य समानुपाती ज्ञात करो। अच्छा सवाल है, आप लोग इसको ध्यान में इसको अच्छे से समझिए। देखिए कह रहा है जब यक्ष को 2, 3 और 30 और 35 में जोड़ा गया है तो संख्या समानुपात में होगी, यानी 2:3 समानुपाते 30:35। अभी ये संख्या समानुपात में नहीं है, लेकिन जब इसमें प्रत्येक में यक्ष जोड़ा गया तो ये संख्या समानुपात में हो गई। 2 गुणे 35 बराबर 3 गुणे 30, ठीक है। अभी तो समानुपात में नहीं है, लेकिन जब इसमें यानी 2 में भी यक्ष जोड़ा गया और 35 में भी यक्ष जोड़ा गया, ये संख्या जो है समानुपात में हो गई। 3 में भी यक्ष जोड़ा गया और 30 में भी यक्ष जोड़ा, यहाँ से गुणा करेंगे 2 और 35 का गुणा होगा 35 दूना 70 प्लस 2 का गुणा यक्ष में हो जाएगा 2 यक्ष प्लस यक्ष का गुणा 35 में यानी 35 यक्ष प्लस यक्ष का गुणा यक्ष में हो जाएगा यक्ष का स्क्वायर बराबर 3 का गुणा 30 में हो जाएगा 30 तिहाई 90 प्लस 3 का गुणा यक्ष में हो जाएगा 3 यक्ष प्लस यक्ष का गुणा 30 में हो जाएगा 30 यक्ष और यक्ष का गुणा यक्ष में हो जाएगा यक्ष स्क्वायर। देखिए जब पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस यक्ष है, यक्ष स्क्वायर है, ये प्लस यक्ष स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो प्लस से माइनस जो है माइनस हट जाएगा तो ये कट जाएगा, है ना। अब इधर कितना बचा 2 यक्ष और 35 यक्ष, कितना हो गया 37 यानी 37 यक्ष, और इधर कितना है 30 और 3 यानी 33 यक्ष। जब 37 यक्ष में से 33 यक्ष इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 37 में से 33 यक्ष माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 4 यक्ष, है ना, 4 ही यक्ष बचेगा मेरे ख्याल से। 35 में से 33 यक्ष घटाएंगे तो आ जाएगा 4 यक्ष बराबर इधर 90 है और ये 70 है। जब इधर जाएगा तो 90 में 70 घटेगा कितना आ जाएगा 20। यहाँ से यक्ष का मान कितना आ गया 4 पंचे 20, यक्ष का मान आ गया 4 यक्ष प्लस 7 यक्ष प्लस 7, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 7 यानी 12 और यक्ष माइनस 2 यानी 5 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर यक्ष का मान हम लोगों ने रख दिया, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3। कह रहा है कि 12 और 3 का मध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए या मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था कि अगर दो संख्या दिया हो, अगर उसको मध्यानुपाती बोले तो इसका मतलब होता है 12 रेशियो यक्ष समानुपाती यक्ष रेशियो 3, ठीक है, यही मतलब होता है। अगर दो संख्या दिया हो और उसका मध्यानुपाती या मध्य समानुपाती हो
तो बीच वाली संख्या जो है वो 2 बार आ जाएंगी, और जो 2 संख्या दिया है वो किनारे किनारे आ जाएंगी। किनारे किनारे वाले का गुणा, बीच बीच वाले का गुणा, ये हो जाएगा यक्स और यक्स, यानी यक्स का स्क्वायर बराबर बात में 36। यक्स बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 36। यक्स बराबर 36 को आप लोग 6 गुणे 6 भी लिख सकते हैं, तो 6 जो है बाहर आ जाएगा, यानी यक्स बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, हमारा विकल्प सी वाला सही हो जाएगा। 24, 40, 33 और 57 में से प्रत्येक से घटाने पर प्राप्त संख्या समानुपात में है। 5x प्लस 12 और 4x प्लस 15 का अनुपात ज्ञात करो। तो वैसे सेम सवाल है, यानी 24 रेशियो 40 समानुपात 35 रेशियो 57। हम लोग मान लेते हैं प्रत्येक में से x घटाने पर ये समानुपात में हो गया, यानी 24 माइनस x गुणे 57 माइनस x बराबर हो जाएगा 40 माइनस x गुणे 35 माइनस x। ठीक है, देखिए इसमें आप लोग को थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ सवाल जो है लेंदी आएंगे। यहाँ से आप लोग अगर हल करेंगे ना, तो आप लोग का यहाँ पे x का मान जो है वो आ जाएगा 6। आप लोग हल करिएगा, x का मान 6 आ जाएगा। कह रहा 5x प्लस 12, 5x प्लस 12 और 4x प्लस 15, इसका जो है अनुपात ज्ञात करना है ना। आपकी बात सीधे बोले सिर्फ इन दोनों का ही अनुपात ज्ञात करना है। यक्स का मान इधर 6 आ गया, तो यक्स का मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो हो जाएगा 5 गुणे 6 प्लस 12 रेशियो 4 गुणे 6 प्लस 6 35 और 30 12 42, 6 को 24, 24 15 35। ठीक है, देखिए तो 42 5 5 35। एक मिनट में गलती करता हूँ कुछ नहीं कुछ। देखिए 6 35 30 12 42 रेशियो 6 चौको 24। ठीक है, 6 चौको 24, 24 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 है ना, ये हो जाएगा 39। 3 पे कट रहा है, 3 एकम 3, 3 चौक 12 रेशियो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 आ जाएगा 14 रेशियो 3। ठीक है, यानी 124 का जो है ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप ये जो रेशियो है ना, रेशियो प्रोपोर्शन, इसके इस किताब के सारे सवाल खत्म हो चुके हैं। अगर आप लोग को कोई भी सवाल फिर से पूछना हो, आप लोग उस सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए, और मेरा एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर दिया हुआ है, आप लोग उस नंबर पर मुझे टेलीग्राम और व्हाट्सएप भेज सकते हैं। मैं आप लोग को उत्तर बता दूंगा, या ठीक है उसका उत्तर अच्छे से फिर से बता दूंगा। और अगर आप लोग को परसेंटेज और रेशियो खत्म हो गया, इसका PDF चाहिए क्वेश्चन का, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको आप लोग ज्वाइन हो लीजिए। आप लोग को वहाँ पर क्वेश्चन का PDF इन दोनों का मिल जाएगा, और आप लोग कमेंट में ये भी बता दीजिए कि इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाए। ठीक है, तो वहाँ पर आंसर की भी दिया हुआ है। चलिए हम लोग क्लास खत्म करते हैं।